नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट हरिंदरजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे से कईयों ने पूछा है कि दिल्ली फायर सर्विस के अंदर क्या छोटे रैंक पे भर्ती होने के बाद प्रमोशन मिल सकती है, उच्च रैंक पे हम जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं दिल्ली फायर सर्विस के अंदर जिन्होंने छोटा रैंक पे सर्विस ज्वाइन करी और प्रमोशन करते करते काफ़ी ऊँचे रैंक पे चले गए, डीओ बने, डिप्टी बने और चीफ फायर अफसर भी वो रिटायर हुए हैं। आज हम आपसे एक ऐसे ही मेहमान की मुलाकात कराते हैं जिन्होंने दिल्ली फायर सर्विस एज ए फायरमैन ज्वाइन करी थी उस टाइम। पहले अब जो फायर ऑपरेटर थे उस टाइम फायरमैन हुआ करते थे, उन्होंने एज ए फायरमैन ज्वाइन करी थी और उसके बाद अब वो डिप्टी चीफ फायर अफसर के रैंक पे कार्य कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डिप्टी चीफ फायर अफसर डॉक्टर धर्मपाल। धर्मपाल साहब, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। कुछ बताइए अपने बारे में कुछ। हरिंदर जी, सबसे पहले तो आपका दिल्ली फायर सर्विस के बारे में जानना, लोगों को बताना, इसके लिए हरिंदर प्रोडक्शन के माध्यम से आप जो बताते हैं, आपका बहुत बहुत हमारी दिल्ली फायर सर्विस में स्वागत है। मैंने ज्वाइन किया 82 में एज ए कांस्टेबल फायरमैन। जी जी जी। फायरमैन के पद पर मैंने कार्य स्टार्ट किया हमारा कैरियर। यहाँ सर्विस के बारे में बताते थे, सेवाम तृणाम महे, के भी सेवा करना ही सबसे अच्छा काम है। ये हमारा ये उद्देश्य मैंने सुना, तो इससे मुझे लगा कि हाँ, दिल्ली फायर सर्विस में भी बहुत अच्छे स्कोप्स हैं, इसमें पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए। तो तभी मैंने इसको एक सर्विस चैलेंज, लाइफ चैलेंज के हिसाब से मैंने इसको एक्सेप्ट करके मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, जिस टाइम आप आए थे उस टाइम तो जैसे अब तो 1+1 है, उस टाइम जो ऑफ होता था 3 दिन के बाद होता था, कैसा महसूस करते थे आप? तब 3+1 होता। हाँ, 3+1 होता था। 3+1 था। पहले दिन तो घर से आते थे, हाँ। पहला दिन कट जाता था, हाँ। दूसरा दिन भी कट जाता था, हाँ। लेकिन तीसरा दिन कटना बड़ा भारी पड़ता था। अच्छा। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती थी, भाई कैसे हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई कि गांव से आना जाना और घर वाले से दूर रहना, ये इससे बड़ी माइंड में आता था। अच्छा। कि 3+1 तीसरा दिन हमें भारी पड़ता था। हाँ। जो कि अब इसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। हाँ। अब तो 1+1, अब तो 1+1 है स्टाफ का, 24 घंटे ड्यूटी देने और के बाद। अब हम अभी अच्छे रैंक पे आने के बाद फिर यहाँ पे घर भी मिला, तो बच्चे भी साथ आ गए, तो अब हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं और सर्विस भी कर रहे हैं। जब भी दोनों चीज़ें साथ साथ होते हुए अब फीलिंग नहीं आती। अच्छा, जब आप फायरमैन एज ए ज्वाइन किया था उस टाइम कोई इंसिडेंट आपको याद हो? उस टाइम का कोई फायर इंसिडेंट या कुछ? उस टाइम का सबसे बड़ा जो पंजाबी बाग क्लब एलपीजी गोडाउंस का था, बहुत सारे एलपीजी सिलेंडर्स उसके अंदर, पूरे गोडाउंस के अंदर आग थी जी, और बहुत बड़ा उसमें नुकसान हुआ था, क्योंकि सिलेंडर का एक तरह से रॉकेट बन के चलता है ये। अच्छा। हाई प्रेशर से एक किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। आग लगने की प्रेशर जब इसमें क्रिएट होता तो ये ऊपर भी जा सकता था, लेफ्ट राइट ऊपर नहीं, कहीं भी जा सकता, इसकी कोई वो नहीं था। तो उस टाइम में हमने अपने आप को बचा करके, एक एलपीजी का बड़ा ट्रक था, वैगन, उसके अंदर भी आग थी। अच्छा। एपी शर्मा साहब एडीओ होते थे उस टाइम पर। जी जी जी। उन्होंने भी ड्राई केमिकल पाउडर का यूज़ करके और काफ़ी वाटर स्प्रे, अलग अलग तरह का वाटर टाइप्स में यूज़ करके उसको बुझाने की हमने कोशिश की, और बहुत आग भी बुझाई बहुत अच्छी उससे। लेकिन बहुत बड़ा एक फायर का इंसिडेंट था वो, मेरी आंखों से मैंने अपने आप उसमें मेहनत करके चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की। अच्छा अच्छा। और कोई फायरमैन टाइप की आपको कुछ यादें, कुछ जब सर्विस फायरमैन जब थे आपके, उस टाइम आपकी ड्यूटीज़ क्या हुआ करती, क्या करते थे आप? उस टाइम पे टेलीफोन की ड्यूटी, रिसेप्शन पे ड्यूटी होती थी, फायर ड्यूटी होती थी, और एक वाटर हाइडेंट्स का, जो दिल्ली के अंदर जितने टैंक्स अंडरग्राउंड यानी पानी के जो रिसोर्सेज थे उसके बारे में
पता लगाना था कि भी कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक है, कहाँ पे ओवरहेड टैंक्स हैं। वे जाते थे 7 बजे और 10-11 बजे तक जितने भी टैंक्स होते थे दिल्ली के, वो हमारे पास ये डिटेल होती थी कि भी कौन सा टैंक खाली है, कौन सा टैंक भरा हुआ है। स्टेटस मालूम था सभी टैंक्स का, हाइडेंट्स का, वाटर रिसोर्सेज जितने भी थे सभी का हम, क्योंकि एरिया वाइज हमने चार्ट बना रखा था। तो ये चीज़ें मतलब उससे पता लगता है कि भाई अगर इनके आग लग जाती है तो हमने यहाँ नियर बाई एरिया में ये आइडेंट ये स्टडी टैंक है। मतलब इसके अलावा और क्या हुआ वीरवार शुक्रवार का सुना पंपिंग? शुक्रवार इसको, शनिवार को मेटल पॉलिश होती थी। अच्छा। जितने गाड़ियों के जो मेटल पार्ट्स थे, ब्रश के होज पाइप्स थे, उनका चमकाते थे हम। अच्छा। उसको पूरी ब्रशों से लेकर के बदरपुर से डस्ट, मतलब किसी चीज़ से, राख से उसको चमकाते थे हाथ से। ऐसा एक दूसरे में कंपटीशन होता था कि भी इसका कपलिंग चमकेगा या मेरा वाला कौन सा चमकेगा। कंपटीशन होते थे हमारे बड़े, मतलब व्हीकल का चमक, व्हीकल, मोटरसाइकिल, वाटर टेंडर्स, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म्स, जितनी भी बाहर की गाड़ी, इनका एक एक पुर्जा मतलब बिल्कुल एकदम से चमकता था। गैराज के अंदर जो थोड़ा बहुत ऑयल लीक होता था उसको भी हम, जो ईंट होती थी उससे रगड़ते थे और साफ करते थे। हमें लगता था कि हाँ भाई, गैरेज ऐसी होती थी जैसे किचन चमकती थी चकाचक। तो ये हमें बड़ा प्राउड होता था उस टाइम पे। सुना है फायर से आकर भी वो हॉर्स पाइप को टावर पे सुखाना, और वो सभी हमारे स्टेशनों पर हॉर्स टावर हर स्टेशन पे हैं। और हम जैसे ही फायर से वापस आते थे, कितना भी थक के आए, कितने भी घंटे काम करके आए, उसको लग से रस्सी बांधा और ऊपर से हम खींचते थे और खींच कर पूरा हाउस को ड्राई करना, देखना कोई लीकेज है, वाशर चेंज करना, ये सारी चीज़ें हमारा एक रूटीन होता था। और हमारा सैटरडे संडे इतना वो रहता था कि हाँ, आज सैटरडे को पॉलिश करना और संडे को फटीक वगैरह करना, घास वगैरह इधर उधर भी जो भी मेंटेनेंस का काम, ये हम खुद करते थे। और हमें बड़ा अपने आप में प्राउड होता था। और इसके लिए हमें स्टेटस भी मालूम होता था कि हमारा दिल्ली में पानी के रिसोर्सेज और हमारी गाड़ी का स्टेटस क्या है। हमें अपने आप पे और अपनी गाड़ियों पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता था। उस टाइम कह रहे पीतल पॉलिश हो गई, गाड़ियाँ इतनी चमका करती थी कि लोग दूर से देख लेते कि फायर की गाड़ी आ रही है। उसके फायर बेल जो होती थी वो चमकती थी, वो शाइनिंग करती थी। घंटे वाले वो हमारा जो घंटा बजा उसकी आवाज़ ही बड़ी, जैसे आरती होती थी, आरती उसमें ऐसे घंटी बजती थी, वो लोग बाग समझ जाते फायर की कोई गाड़ी आ रही है। कन्फ्यूज़न नहीं होता था कि फायर की एम्बुलेंस या दूसरा कोई वीआईपी, भाई हमें फायर के लिए हमें जल्दी से जल्दी हमें रास्ता मिलता था। अब तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस आ गई हैं, तो बड़ा इसके लिए। कंट्रोल में भी काम किया क्या? उसमें क्या क्या काम किया आपने कंट्रोल के अंदर? कंट्रोल में मेन तो वायरलेस सेक्शन में काम किया। अच्छा। श्रीवास्तव साहब के पास साथ में हम वायरलेस ऑपरेटर रहते थे। मेन कंट्रोल में भी TFT वगैरह में है, गाड़ियों के बारे में भी कैसे भेजना है, टर्न आउट कैसे करना है, सारा कंट्रोल का। उस टाइम तो सारा बहुत कुछ होता था। सुना है कंट्रोल में ऑफिसर्स मूवमेंट्स और वो ऑफिस उस टाइम में एक बहुत अच्छा कि एट ए इंस्टांस, एक ही ग्लांस में आप सामने हमारे बोर्ड होता था कौन सी गाड़ी हमारी इन कमीशन है, कौन से स्टेशन की है, कौन सा स्टेशन खाली है, किस स्टेशन पे एक गाड़ी, 2 गाड़ी या बाउजर या छोटी गाड़ी या बड़ी गाड़ी या कौन सा व्हीकल कहाँ पे है। इंस्टेंट हमारे एक बोर्ड होता था, कंट्रोल के अंदर बोर्ड होता, हम उसको एक देख करके सामने ही फ़ोन उठा करके हम वैसे बोलते थे कि भाई इस स्टेशन की गाड़ियाँ 6, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 जो भी स्टेशन, हमें इंस्टेंट एक साइमल्टेनियसली हम गाड़ियों को टर्न आउट कर देते थे। टाइम कंट्रोल के अंदर पूरे वो हुआ करते थे, कितने फायर इंसिडेंट चल रहे हैं, क्या चल रहा है, पूरा इंस्टेंट एक मोमेंट पता लगती थी, होता था। वो सब आपने देखे, सब देखे हैं। रात को कंट्रोल फायर ऑफिसर्स की ड्यूटी अनाउंस करते थे। अच्छा। तो पूरा बताते थे कि भी कल इस ऑफिसर की फायर ड्यूटी रहेगी, इसकी कैजुअली रहेगी, इसका मेडिकल है, इसका ये है, सब के बारे में अपडेट रहता था, गाड़ियों के बारे में स्पेशली। जी। उसके बाद जब आप ऑफिसर्स रैंक में आए तब आपकी पोस्टिंग क्या हुआ, कैसे? उसके बाद मैंने फिर यहाँ कुछ टाइम कांस्टेबल के उसमें काम किया, सिपाही के। फिर मैंने ग्रेड आई इंजीनियरिंग की तैयारी की। जी। उसमें मैंने 5-6 बार मेरी अटैम्प्ट रही जी। कि मेरे पास 11th और 12th में साइंस थी जी, इसलिए मुझे 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे उसमें बैठने का मौका मिला जी। और मैंने
एक ग्रेड आई का जो स्कोप था मेरे लिए, बहुत एक अपॉर्चुनिटी ऐसी थी। एक कांस्टेबल का ग्रेड आई का मतलब है एज गुड एज डीओ कोर्स था, या बीटेक कोर्स, जितने भी कोर्स अपर हायर लेवल को पूरा ये काफ़ी इससे हमें हेल्प मिली। और मुझे 90s में सब ऑफिसर्स के लिए वैकेंसी निकली पहली बार में, और मैंने उसमें फॉर्म भरा डायरेक्ट पोस्ट के लिए, और मैंने उसको इंटरव्यू में आया, और मुझे ना आई स्टूड फर्स्ट इन दैट एसओ सब ऑफिसर कोर्स इंटरव्यू। जी, मैंने 6 महीने ही मैं सब ऑफिसर का मैंने उसको एंजॉय किया था, ऑफिसर ड्यूटी को। 6 महीने के बाद दोबारा से स्टेशन ऑफिसर की उसके अंदर वैकेंसी निकली। मेरा दोबारा से यूपीएससी से दोबारा से इंटरव्यू हुआ, कॉल आया स्टेशन ऑफिसर का, और उसमें भी मुझे एज ए स्टेशन ऑफिसर सेलेक्ट कर लिया गया हमारे बोर्ड की तरफ से। और उसमें भी मैं दोबारा से मेरे को आई स्टूड फर्स्ट अगेन इन दैट इंटरव्यू। जब आप स्टेशन ऑफिसर बने, कहाँ पोस्टिंग थी, और उस टाइम का कुछ वो स्टाफ के साथ कैसा था, वो ताल्लुकात कैसे? जब मैं सिपाही से सब ऑफिसर बना तो मुझे गीता कॉलोनी मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी। अच्छा। 6 महीने में वहाँ रहा। हाँ। तो मैंने अपने आप को कन्वर्ट किया जी, सिपाही से ऑफिसर नेचर। हाँ, सिपाही का अलग था, सिपाही का नेचर अलग है, और एक ऑफिसर का नेचर है। ऑफिसर का ये है कि भी ओएल की ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो डेवलप हुई। रैंक के जैसे कंधे पर रैंक आता तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप हो जाती है। वहाँ पे एक कितनी मुझे बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस टाइम पे लोगों से काम करवाना है, क्योंकि फायर सर्विस एक ऐसी सर्विस है जिसमें कि फायरमैन के साथ, लीडिंग फायरमैन सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके ब्रांच के ऊपर काम करना पड़ता है। और हमने फायरमैन के साथ भी कंधे से कंधा एज ए ऑफिसर काम किया, पहले भी किया, आज भी करते हैं। तो इसलिए काम के टाइम पर हम अपने आप को ऑफिसर भी मानते हैं और सिपाही भी मानते हैं, दोनों का एक साथ हमारी, क्योंकि हमें आउटपुट मैक्सिमम मिलेगी, काम करते हैं। जब आप स्टेशन ऑफिसर थे उस टाइम कोई फायर इंसिडेंट आपको याद हो? स्टेशन अफसर के उसमें मैं एक बार ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पुरानी दिल्ली में एक बिल्डिंग कलश हुई थी उसमें जी, तो 3 मंजिला एक गोडाउन था जी, ट्रांसपोर्ट भवन। तो उसके अंदर एक नेपाल से एक लड़का था, तकरीबन एज थी उसकी 21-22 साल, तो 3 मंजिल नीचे वो दबा हुआ था। अच्छा। तो मैंने अपने सर के ऊपर टोकरी लेकर के, ताकि डिब्री जो मेरे सर पे ना गिरे, कुछ गिरे तो मेरे को ब्रीथिंग मेरे को आती रहे जी, तो मैं ऐसे करके अपने हाथों से ही डिब्रीज को हटा करके मैं 3 मंजिल नीचे तक गया। अच्छा। और उस लड़के को मैं अलाइव जिंदा 3 फ्लोर से बाहर निकाल करके लाया। लेकिन उसमें जब मैं बाहर निकला तो मैं बेहोश हो गया था, तो मेरे को आई वाज रिमूव टू हॉस्पिटल। लेकिन वो लड़का आज भी वहाँ पे काम कर रहा है। और एक बार एक लॉरेंस रोड पे एक फायर हुई थी जी, एलपीजी का ट्रक था, उसमें वैगन के अंदर आग थी। जी जी जी। और एक रेजिडेंशियल मकान के उसमें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 3-4 बच्चे और 1-2 लेडीज़ थी और जेंट्स थे, वो उसमें फंसे हुए थे। हम गए तो 2 जेंट्स और लेडीज़ को निकाल दिया लैडर से, लेकिन बच्चों को निकालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि फायर इतनी स्पीड से, हाई प्रेशर से थी। अच्छा। कि वो पूरे मकान के अंदर भी इन्वॉल्व थी, और व्हीकल हाइट की वजह से दोनों बराबर में काम चल रहा था उनका। अच्छा। मैंने उनको, बच्चों को, छोटे बच्चे थे वो 6, 7, 8 साल के, मैंने उनको उठा करके उन लैडर से नीचे फेंकना पड़ा मुझे। अच्छा। और इस तरीके से उसको स्लाइडिंग फॉर्म दी ताकि भाई मिनिमम चोट लगे और उनकी लाइफ बच जाए। अच्छा। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड तो 3-4 बच्चे थे, सबको ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से लैडर के ऊपर से फ्री छोड़ दिया। और नीचे बोलते भाई मैं बच्चे ऊपर से छोड़ रहा हूँ, तो वो लैडर से स्लिप होकर के 3-4 तो पूरे सेफ होकर के निकल गए इसमें। अच्छा, आपके टाइम में एक कीर्ति नगर का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें हमारे कई अफसरों की, जो डिप्टी चीफ ऑफिसर थे उस टाइम, सुरेंद्र कुमार, उनकी डेथ भी हो गई थी। उस टाइम आप भी मौके पे थे, उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं उसी रात में गोवा से मैं आया था जी।
ONGC की क्लास लेकर के वहाँ लेक्चर के लिए गया था। तो यहाँ मेरे को कैजुअल लीव पे था, मुझे पता लगा, कंट्रोल ने मेरे को बताया कि जी फायर कॉल सीरियस हो गई, आप उस पर आप जाना चाहेंगे क्या? तो मैंने इमीडिएटली कहा यस, मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मैं फायर पे वहाँ पे मैंने वापसी कराई और मैं चला गया। तो वहाँ वो एक ऐसा इंसिडेंट था, ऐसा था कि कुछ हमें मैसेज मिला था कि बेसमेंट के अंदर कुछ जो लेबर के आदमी हैं वो बेसमेंट के अंदर हैं। अच्छा। हमारे सीनियर ऑफिसर सुरेंद्र कुमार साहब, वो एक पब्लिक का आदमी भी था नरेंद्र कुमार, हमारे साथ वो बेसमेंट के अंदर हम जा रहे थे। कौन कौन थे आपके साथ? मेरे साथ सुरेंद्र साहब थे और भाटी साहब भी हमारे साथ ही थे। अच्छा। और एक सुरेंद्र, एक लड़का और था, दल सिंह साहब भी थे और 3-4 और थे हमारे साथ ही। एक साथ ही हम बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। और उसी टाइम एक शटर तोड़ा गया। अच्छा। बाहर से। जी। तो उस शटर तोड़ने की वजह से और एक साथ इम्पैक्ट होने से बिल्डिंग वो कोलैप्स हो गई। अच्छा, उस टाइम आप अंदर थे? हम बिल्डिंग के अंदर थे और हम बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। अच्छा। हम सारे बिल्कुल क्लोज थे उसमें और हम बेसमेंट की तरफ जा रहे थे। तो बिल्डिंग के अंदर एकदम से धमाका हुआ। धमाका होने से पूरी बिल्डिंग एक बार एकदम से नीचे गिरी। अच्छा। और किसी को भागने का मौका नहीं मिला। और डेंस वो थी, पूरा धुंध का, सर्दी का मौसम था, 31 दिसंबर, और सुबह सुबह का टाइम था, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। दिखाई भी नहीं दे रहा था और आग का भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि चारों तरफ धुंध का इतना ज़्यादा डेंस वो थी धुंध कि बहुत ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हम जितने भी एफर्ट्स कर रहे थे अपनी एक आइडिया लगा करके, लेकिन वो आइडिया उस टाइम पे फेल हुआ, क्योंकि बिल्डिंग की बाद में पता लगा उसके काफ़ी पिलर्स जो है वो बिल्डिंग कन्वर्ट कर दी थी कमर्शियल उसमें, रेजिडेंशियल से काफ़ी पिलर उसके हटा दिए गए थे, ऐसा बताया गया। लेकिन वो हादसा एक ऐसा था जिसमें हमारे 7 ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, ADO की डेथ हुई। एक पब्लिक का आदमी था नरेंद्र कुमार जी। नहीं, जब अंदर गए, जो बिल्डिंग गिरी, तो अंदर क्या देखा आपने? क्या महसूस किया कि अब निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, या आप बेहोश हो गए थे? कुछ पता? ये एक ऐसा मोमेंट था, सेकंड्स, मतलब सेकंड्स में, इसमें भागने का तो मौका ही नहीं मिला कि भी भाग ले। ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बनी कि भागने का मौका मिले, ना कोई ऐसा नहीं सुना। कि हमारा तो ध्यान था, एक्चुअली हमारा ध्यान था लोगों को बचाने के लिए, कि हम बेसमेंट में जाएं और लोगों को देख लें कि भी कोई बेसमेंट के अंदर जो मजदूर लोग हैं उनको निकाला जाए। आपके कहाँ चोट लगी थी? मुझे उस टाइम पर पूरे सिर के उसमें, सिर भी पूरा निकल गया था, आँख में, और पूरा हाथ है ये भी, पूरी बैक साइड में, बैक बोन में, शोल्डर्स में, लेग्स में, नीज़ के अंदर, एंकल्स में, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसमें चोट ना लगी हो। मतलब मैक्सिमम चीज़ें 22-23 बताते हैं कि 22-23 ऑपरेशन हुए, रोज़ाना ये ऑपरेशन का सामना करते थे। तो डॉक्टर साहब भी काफ़ी परेशान हो गए थे, भाई आपके तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी सीरियस थे उस टाइम आप? हाँ, काफ़ी सीरियस थे, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भी कोई। मेरे साथ हैं मिसेस कन्या भारद्वाज, ये वाइफ है धर्मपाल साहब जी की। इनसे मैं पूछता हूँ, सुकन्या जी, आपका भी स्वागत है हमारे वीडियो में। कीर्ति नगर का इंसिडेंट हुआ था, जब इनके काफ़ी चोट लगी थी, तब आपने कैसे पता लगा और आपको क्या महसूस हुआ कि जब इनकी चोट लग गई? जी, जब कीर्ति नगर सुबह ये तो बाहर गए हुए थे। हाँ। 8-10 दिन से बाहर गए हुए दिल्ली से। अच्छा। रात को आए थे 2-2:30 बजे। हाँ। बाई एयर, और फिर सुबह फायर कॉल होगी। अच्छा। छुट्टी पे थे, फिर भी इन्होंने बोला नहीं मैं फायर कॉल पर जाऊंगा, बड़ी फायर कॉल है तो मैं जाऊंगा। अच्छा। तो सुबह चले गए। हाँ। फिर अचानक हमारे को पता लगा ऐसे वो बिल्डिंग गिर गई। बेटा दूध लेने गया था मेरा सुबह। अच्छा। तो बोला मम्मी पापा फायर पर गए हैं, तो वो बिल्डिंग गिर गई। अच्छा। कीर्ति नगर, हम वजीरपुर थे उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर हमने फ़ोन मिलावन पापा के पास, बेटा भी नीचे से लैंडलाइन के फ़ोन से कर रहा है, ऊपर से मैं मिला रही। अच्छा। घर वाले फ़ोन से। अच्छा। फिर फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैंने सोचा मत पापा गुस्सा करेंगे, कहते भाई जब फायर कॉल पर जाता हूँ, बिजी हूँ, काम कर रहा हूँ, तो बीच में डिस्टर्ब मत करो। हाँ हाँ। फिर बाद में फ़ोन आया, हमारे इनके जो PA थे, हाँ, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो बिल्डिंग गिर गई, वहाँ पे कई बंदे उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर दब गए हैं, और साहब को भी चोट लगी है, थोड़ी लगी है, इतनी नहीं लगी। अच्छा, है। मतलब उसने बताया नहीं? जी। हाँ, हाँ।
फिर मैं कह रही हूँ साफ साफ बताओ, जो भी बात है मेरे को अच्छी तरह से बताओ भाई। मैं एक बार तो हमारे बस हाथ पैर फूल गए भाई, घबरा गए थे। हाँ। बच्चे भी रोने लग गए। अच्छा। फिर वो बोले कि साहब के 2-3 जोड़ी ट्रैक सूट दे दो। हाँ। मैं क्या करोगे 2-3 जोड़ी का? हाँ। कह रहे ऐसे ऐसे फायर कॉल हो गई है और बंदे भीग गए, सर्दी का टाइम था। हाँ। कह रहे वो कपड़े तो चाहिए। फिर मैं रात को आए, मैं जो घर पे थे मैंने कपड़े दे दिए। फिर बोला कंबल भी दे दो एक। अच्छा। फिर और ज़्यादा घबराहट होगी, मैं कंबल का क्या करोगे? करे वो ओढ़ने के लिए उनको ऐसे कपकपी हो रही है। हाँ। फिर मैं बोलूँ मैं ठीक है, मैंने कंबल भी दे दिया, कपड़े भी दे दिए। फिर कहने लगा पैसे भी ले चलो 20-30 हज़ार रुपये। अच्छा। जो बात है मेरे को सच्ची बताओ। फिर मैंने घर पे गांव में मम्मी पापा को फ़ोन किया, मुंडे लकला। हाँ। और अपने घर भी फ़ोन किया, भी ऐसे ऐसे फायर कॉल उनको चोट लगी, तुम फटाफट आ जाओ मेरे पास। अच्छा, मतलब आपको उस टाइम पता नहीं था कितनी ज़्यादा चोट लगी? नहीं पता अच्छा। नहीं था हमारे को। अच्छा। फिर देखा तो ड्राइवर भी नहीं, कोई भी, सब फायर कॉल पर गए थे। सिर्फ एक टीओ ड्यूटी बंदा था हमारा, एक वहाँ नीचे ड्यूटी पे। अच्छा। हमारा क्वार्टर ऊपर का था जी। फिर बेटा मेरा 7th क्लास में था उस टाइम पे। जी। फिर बोला मम्मी आप पापा का कार ले सेट लेके आप आगे बैठो और मैं चलाऊंगा गाड़ी। अच्छा। और जो हमारे जो पीए थे उनको भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी। मेरे बेटे ने गाड़ी चलाई। हाँ। भाई 12 साल का लड़का मेरा गाड़ी चला रहा, 12 साल का, और हम मैं साथ बैठी हुई हूँ। अगर कोई पुलिस वाला पूछेगा तो आप बोल देना हाँ। भाई ऐसे ऐसे फायर कॉल हुई है, चोट लगी है भाई, हमारे आदमी भी ज़्यादा हो रहे हैं इंजर्ड। फिर हम वहाँ हॉस्पिटल गए। जब जाके हमने देखा तो बहुत ज़्यादा 85% चली गई थी जी। हाथों की स्किन ऐसे लटकी हुई थी जैसे बॉयल के हुए आलू होते हैं, पोटैटो, उनकी वो उतर जाती है ऐसे। पूरी कमर का तो हमारे बाद 1 महीने बाद पता लगा था कमर भी जली हुई है। शरीर का कोई हिस्सा ऐसे नहीं बचा था जो भाई ठीक ठाक हो। तो उस टाइम कैसा आपको लगा? बच्चों को भी भाई, संभालना और बच्चों को संभालना और इनको भी देखना बहुत ज़्यादा वो लगा था। लेकिन बच्चे बस साथ थे भगवान पे। हाँ जी। जिस टाइम वो देखा वहाँ पर? जी जी, हम मम्मी बेटे तीनों गए थे उस टाइम पे। अच्छा। गांव से हमारे जो फादर इन लो, बड़े भाई साहब, मेरे जो अपने भाई हैं वो सब आ गए थे वहाँ पे जी। इमरजेंसी रूम में इनको लिटा रखा था। कितने दिन रहे ये? 1 महीना वहाँ पे हॉस्पिटल में रहे बेड पे। अच्छा। और फिर 1 महीना घर पे भी ऐसे ही रहे। फिर 2 महीने बाद ये अपना घूमने फिरने लग गए रूटीन पे जी। फिर भी आपकी हिम्मत है। देखिए इन्होंने हस्बैंड जो है इस हालत में है, पूरा जले हुए हैं, और उसके बाद कैसे इनके बच्चा आया, खुद 12 साल का बच्चा खुद गाड़ी ड्राइव करके वहाँ सीन पे पहुँचे। जी जी, ये भी इनकी एक हिम्मत है। भाई सब जो हमारे मम्मी हैं पापा हैं सब रोने लग रहे। मेरे को अपने आप अंदर से ये हो रहा भाई ठीक हो जाएंगे, ऐसे मत करो, रो मत। मैं तो सबको बोल रही थी भाई रो मत, आप ठीक हो जाएंगे। अंदर से जैसे भगवान ने मेरे को शक्ति दे दी है। और आप भी फायर कॉल बजाते तो मैं तो बोलती हूँ भाई आराम से जाना, भाई सबकी रक्षा करना। जैसे टॉर्च है, पानी की बोतल है, कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान अपना, चाहे रात को जाए या दिन में जाए, तो इनको पैसे जेब में और अपना तैयार करके आप तैयार करके भेजते हैं। ठीक जी। ये देखिए सबकी रक्षा करो। हाँ, ये देखिए हमारे जो अनसन हीरो हैं जो वो है, उनके साथ उनकी जो वाइफ है उनका रोल भी उतना ही है कि भाई अपने हस्बैंड को लोगों की सेवा के लिए कैसे तैयार करना, कि किस तरह जल्द से जल्द वहाँ पहुँचे, और साथ में उनका भी ध्यान रखना कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। मेरे को पता लगता था हमारे सर्विस डिपार्टमेंट के लोग, चाहे ऑफिसर थे सीनियर से जूनियर हमारे थे, सभी ब्लड देने के लिए, प्लेटलेट्स देने के लिए, पैसा देने के लिए सुंदरलाल जैन में लोग आते थे। और बहुत भीड़ होती थी। भीड़ इन द सेंस हेल्प करने के लिए, किसी न किसी तरीके से वो हेल्प करना चाहते थे। सब ने बहुत हेल्प की। पूरी दिल्ली फायर सर्विस के ऊपर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जिसमें काफ़ी लोग हमारे बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हुए, डेथ भी हुई। तो वो एक बहुत ऐसा हादसा था कि ना बुलाने लायक एक हादसा था। उसको हम उसके हादसे के बाद फिर खड़े हुए और फिर दोबारा से अच्छा उसके बाद आप जाने लगे। इस टाइम आप सीनियर रैंक पे आ गए हैं। अब की क्या क्या किया आपने? डॉक्टरेट क्या क्या? अब कुछ परफॉर्मेंस बेसिस पे, क्योंकि मेरा शुरू से ही है कि गांव के अंदर मेरा गांव रिमोट में है, तो गांव में भी वहाँ हम कैंप वगैरह लगाते रहते थे। स्कूलों में जाना, स्कूलों के एजुकेशन के बारे में, कई
मैं जुड़ा रहता था भी जहाँ कमरे नहीं हो बिल्डिंग बनवाना, स्कूल के कमरे बनवाना, या ऐसे बहुत सारी आँखों का के बारे में सोशल वर्क एक्टिविटीज़ में करते एक लेप्रोसिस एक है, वहाँ थे 31 फैमिली मेम्बर्स थे वहाँ पे जिनका लेप्रोसिस फैमिलीज थी रहती थी। हमने वो 28 साल पहले उसका वो किया था। तो आज वो उनके बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी सर्विस में लग गए। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको 1-1 लाख रुपया हमने कोशिश करके उन सबको 1-1 लाख रुपया दिलवाया, मकान उनके बनवा दिए। आज वो बड़े अच्छे उसमें हैं, और अब तो दान देने वाले भी बहुत लोग हैं। अब वो इंडिपेंडेंट कई एनजीओ के साथ भी आप लोग सब मतलब जहाँ भी मौका लगा, क्योंकि दिमाग में क्योंकि फायर सर्विस से कनेक्टेड थे और सेवा भाव का जो मतलब जहाँ पे भी सेवा करने का मौका मिला वहाँ पे घुस जाते थे, सेवा के लिए काम करते थे। कोई ये नहीं था कि मुझे सेवा के बाद मुझे मेवा मिलेगी, ऐसा नहीं था। बस एक खुशी होती थी दिल में कि भाई हाँ यस मेरा शरीर जो बचा हुआ ये काम आ रहा है, काम नहीं तो 31 दिसंबर 4 में तो ये इसका सब कुछ हो ही गया था। हाँ। आपका कोई स्पोर्ट्स में या योगा वगैरह कुछ दिनचर्या? स्पोर्ट्स में भी मैं अपना वर्ल्ड फायर के उसमें मैं यहाँ पे अमेरिका में खेलने गया। अच्छा। लॉन टेनिस का मेरा शौक था खेलने का। अच्छा। लेकिन उस टाइम पर मुझे बाजू में चोट लगी हुई थी, ये पूरा यहाँ से फ्लैश निकला हुआ है। मैं लेफ्टी होने की वजह से मेरा यही हाथ चलता था, लेकिन डॉक्टर ने 10-20 इंजेक्शन, मैं जब भी खेल पेन होता मुझे मैं इंजेक्शन लगवा लेता। वो डॉक्टर साहब थे, उनका नाम भी डॉक्टर हरिंदर थे यहाँ पे रजौरी गार्डन में, उनसे इंजेक्शन लगवाता मैं। अच्छा। तो इंजेक्शन लगने के बाद मैं 10-15 दिन फिर खेलता। तो आखिर में डॉक्टर साहब ने हाथ जोड़ ली, कभी धर्मपाला आपने खेलना नहीं है। लेकिन मैं फिर बैठा वहाँ पे अपना, उनको मेरी वेलफेयर कर रहे थे कि वो लोग अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द्वारका में। तो मैंने उसी टाइम पे सोचा कि भी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, तो ये जो राइट है इसका मैं उपयोग क्यों ना करूं। और बस ये इंस्टेंट मेरा डिसीजन था। मैंने उसी टाइम ही उनसे विदाई पार्टी ना लेकर के मैंने कहा कि मैं आपसे 1 हफ्ते बाद रीज्वाइन करूंगा आपके साथ। अच्छा। जो मेरे साथी थे खेलने वाले, तो मैंने वहीं अगले दिन से ही सेम डे से अपना टेनिस अपने राइट हैंड में उठाया और मैंने बॉल प्रैक्टिस शुरू की। अच्छा, टेनिस के अलावा क्या क्या करते हैं आप? टेनिस के अलावा वैसे तो लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये जनरल के हैं। योगा वगैरह भी? लेकिन हाँ, योगा का भी मैं थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा धर्मपाल साहब, अब जो आने वाली जनरेशन है, जैसे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आने वाले बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन करें, और क्यों करें और किस लिए करें, और उनको आगे क्या प्रमोशन के क्या चांसेस है? पहले तो दिल्ली फायर सर्विस को बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं थे इसका, लेकिन जैसे अभी बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, फायर सर्विस जो ऑफिसर्स हैं, पर्सनल्स हैं, इन्होंने बहुत लोगों को बचाया है। वीडियोस भी देखी आप भी, काफ़ी हरिंदर जो प्रोडक्शन है ये भी वीडियोस वगैरह काफ़ी रिले करते हैं, लोग देखते हैं। हम भी आप लोगों की वीडियोस देखते हैं फायर के बारे में। तो हमें लगता है कि भी हाँ, ये जो हमें 6 फीट की बॉडी मिली है, भगवान ने दी है, ये किसी दूसरे के काम आती है। अब ये बात ज़रूर है कि दिल्ली फायर सर्विस में आए तो हम ये हमारा एक प्लेटफॉर्म मिला काम करने का, लोगों को बचाने का काम मिला, तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। देखो, आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब सेवा है, और सेटिस्फेक्शन इतना मिलता है जब कोई आदमी, किसी को हम बचाते हैं। हाँ। तो मुझे एक हादसा याद आ रहा है, ये वुलन मार्केट है। अच्छा। शास्त्री नगर में जी। यहाँ पे मैं उस टाइम पे एडीओ था वजीरपुर में। इस हादसे से पहले तो मैंने वहाँ से 2 और 3 मंजिल से वुलन मार्केट में, नीचे वुलन का स्टॉक था, 6 बच्चे निकाले। 6 बच्चे अलाइव निकाले, 1 प्रेग्नेंट लेडी, वो भी निकाले। ब्रिज बना करके, लैडर का ब्रिज बनाया। अच्छा। और सभी बेहोश थे, सभी बेहोश थे। अंदर जाकर के कोई टॉयलेट मिला, कोई बेड के उसमें मिला, कोई कहीं मिला, उस सबको ढूंढ करके बाहर निकाला और फिर उनको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया और मुंह में से उसके बहुत ज़्यादा वो निकाला, मलबा निकाला और बाहर आकर के, और वो काफ़ी, मेरी पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी इस टाइम पर। मैं हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन मुझे बताया गया बाद में उनमें से 1 बच्चे की डेथ हो गई थी, बाकी सभी को बचा दिया गया।
उन लोगों ने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया एसोसिएशन की तरफ से, बहुत अच्छा था। हमारे कई ऑफिसर्स, डॉक्टर थान सिंह साहब, कंवर सिंह साहब, कई लोग उस सीन को भी देखने के लिए गए। फिर मेरे से पूछा कि भाई आपने एक काम किया कैसे? तो मैंने कहा कि मगर सर अब तो मैं इसको नहीं बता सकता। उस टाइम बस ये काम जोश और होश के साथ ये काम हुआ और आज वो सभी बच्चे तो काफ़ी बड़े हो गए। मुझे ऐसे मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि भी जो मैं एक्सरसाइज करता था, खेलता था, मेरे काम आए। ये मेन ये है। तो इस ऐसे लोगों की जान बचाते तो हमें लगता है यस, हमें फायर सर्विस में ही काम करना चाहिए। किसी भी स्टेट में हो, फायर सर्विस की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जी। मैं आज के लोगों को, आज के बच्चों को, यंग जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि भाई जो लोग अच्छे मजबूत हैं, जिनकी बॉडी अच्छी मजबूत है, दिमाग स्ट्रॉन्ग है, क्विक डिसीजन लेते हैं, वो इस सर्विस में ज़रूर आएँ। इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और वर्क सेटिस्फेक्शन बहुत है और पे भी बहुत है। अब तो पे बहुत है, पे के हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और तो पहले जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था उस टाइम 3+1 था, उससे पहले वीकली ऑफ मिलता था, अब तो 1+1 है। अब तो कोई वो है ही नहीं। जो आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी बच्चे कर सकते हैं, इसमें टाइम बहुत मिलता है। जब फायर नहीं होगी तो आप खाली हैं, स्टडी का टाइम बहुत मिलता है। मेरे को बहुत टाइम मिला और उस टाइम का मैंने प्रॉपर यूज़ किया। मैं आप बच्चों से यही कहना चाहूँगा आज की जनरेशन से कि भी इस टाइम का इस्तेमाल करें और ज़्यादा टाइम मिलता है तो इसमें अपनी दूसरी जो गलत चीज़ें हैं, दारू पीना, इधर उधर बैठना, ताश खेलना, इसको अवॉइड करके अपनी डेवलपमेंट के बारे में बात करें, अपने स्टडी के बारे में बात करें। बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हमारे कांटेक्ट में आते हैं। बिजनेस कैसे चलता है, स्टडी कैसे होती है, आप कैसे मोटिवेट होते हैं, ये सब चीज़ें, इसमें सब चीज़ें हैं। धार्मिक चीज़ें भी हैं, सोशल भी है और आपका फाइनेंस भी बड़ा अच्छा है। आप आगे चल के बिजनेस करना चाहें तो सभी तरह के लोग मिलते हैं, बिजनेस भी करें। अब अपॉर्चुनिटी बहुत है, ये ना समझे कि बहुत छोटी सर्विस है, बहुत अच्छी सर्विस है। अपने टैलेंट का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं जब बाहर खेलने के लिए गया तो जब हम बताते हैं कि वो लोग पूछते हैं एयरपोर्ट पे कि भी आप कहाँ, फ्रॉम वेयर यू आर, तो हम जब बताते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली फायर सर्विस, आप यकीन नहीं मानेंगे वहाँ के जो लोग हैं हमें खड़ा होकर के, फॉरनर जो है हमारा खड़ा होकर के वेलकम करते हैं। मतलब एक प्राउड मोमेंट। हमारा जो लगेज है, जो बैग वगैरह उठा करके गेट तक हमें छोड़ने के लिए आते हैं। ये बड़े मतलब प्राउड की बात होती है। मेरे साथ कई बार हुआ, मैंने बताया कि मैं फ्रॉम फायर सर्विस में हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भी वो देखो कितनी अच्छी रिस्पेक्ट होती है। तो अब तो ये रिस्पेक्ट दिल्ली में भी, बाहर भी रिस्पेक्ट अब दिल्ली फायर सर्विस की बहुत अच्छी लेवल की है। तो सभी बच्चे जो आज के अच्छे जो IITs हैं वो भी ज़रूर इसमें आए। इसमें स्कोप बहुत है, R&D करें। R&D की आज की डेट में बहुत ज़रूरत है। R&D के बहुत अच्छे स्कोप्स हैं इसके अंदर। हमारे साथ डॉक्टर धर्मपाल भारद्वाज, जिन्होंने बताया कि दिल्ली फायर सर्विस में उन्होंने जब ज्वाइन किया, एज ए फायरमैन ज्वाइन किया था, आज वो डिप्टी चीफ ऑफिसर के पद पे और एज ए डॉक्टर डिप्टी चीफ ऑफिसर के पद पे कार्य कर रहे हैं। आने वाले जो बच्चे हैं उनको बताया कि दिल्ली फायर सर्विस ज्वाइन करो, ये एक तरह से अच्छी सेवा है, अच्छा रोज़गार है और इसमें आप और भी स्टडी कर सकते हैं इसमें आकर। तो इसी के साथ मैं हरिंदर जीत सिंह अपने कैमरामैन अवतार सिंह के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।